अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया, कामयाब रहा ये पहला दौर, और 60 रोज़ा जो रोड मैप है वो भी अमेरिका और ईरान की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। यानी कि बुनियाद रख दी गई है, फाउंडेशन मजबूत है। जो जेडी वैंस भी कह रहे थे कि हमने एक मजबूत फाउंडेशन रखी है जिस पर हम हतमी मुआहदे की जो इमारत है उसको तामीर करेंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि बेहतरीन मुआहदा हो रहा होगा। लेकिन दोनों जो वफूद हैं, अमरीकी सदर जेडी वैंस ने भी, नायब सदर जेडी वैंस ने भी, और जो ईरानी लीडरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का, खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। तो मामला आगे बढ़ रहे हैं, अब तकनीकी सतह पर तकनीकी मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर शुरू भी कर दिए गए हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। GB में, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया और सब कुछ ही बिला मुकाबला हो गया है। जो वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जो स्पीकर हैं वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी, अपोजिशन लीडर भी। लेकिन एक चीज़ अहम है कि नून लीग वहाँ अपोजिशन में भी है, यानी कि अपोजिशन लीडर भी नून लीग का है और नून लीग का डेप्यूटी स्पीकर भी है। तो ये मामला कैसे चल रहे होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस यानी कि तेल की कीमतों में कमी की थी और हमने जुमे को इस पर बात भी की थी अपने शो में, लेकिन साथ आपसे एक वादा भी किया था कि पीर को हम इस पर बात करेंगे कि वो फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल हो सका, उसके समरात मुंतकिल हो सके या नहीं हो सके, इस पर भी हम बात करेंगे। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात में अब क्या रुकावट है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले जो आपसे वादा किया था उसी पर बात कर लेते हैं। हमने अवामी राय की कोशिश की है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आई थी उसके बाद क्या जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी उनमें भी कुछ कमी आई है, नहीं आई है, अवाम क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। हर चीज महंगी है, सब्जी इतनी महंगी है, उसके बाद घी इतना महंगा है, तो क्या गुजारा करें हम गरीब बंदे, बहुत परेशान है। आम आदमी के लिए तो पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है तो उनको रिलीफ भी तो मिले, क्यों नहीं महंगाई नीचे आई? हर चीज अपनी जगह पे कायम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो मार्केट में फ्रूट्स की, फलों की कीमत फौरन बढ़ जाती है, लेकिन मुतबादिल उसके जब मसनूआत ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होती है तो मार्केट में फ्रूट वगैरह की कीमतें उसी तरह बहाल रहती हैं। खाने पीने वाली चीजें हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए। अगर पेट्रोल में कमी आई है, गरीब आदमी ने तो ये सब्जी वगैरह ही खानी होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है, लेकिन इसके बरक्स अशियाए खुर्दोनोश में उतनी कमी देखने को नहीं मिली। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई है, लेकिन इसके बरक्स जो अशियाए खुर्दोनोश हैं और किराया हैं उनमें कमी उस तरह नहीं की गई है। हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की है, अशियाए खुर्दोनोश और जो किराए वगैरह हैं उनमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। मेरी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के साथ साथ खुर्दोनोश की अशिया में भी कमी की जाए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में तो काफी कमी की गई है, लेकिन हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो फलों के और सब्जियों के रेट हैं इनको भी कम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम की गई, ये तो एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसकी वजह से कोई महंगाई हमें कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही। आटे की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, फल गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है। पेट्रोल का रेट तो कम हो गया है, लेकिन किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो कम नहीं हुई। ना ही ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए हैं, ना सब्जी, ना फ्रूट, ना गोश्त, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं हुई। जी, ये अवामी राय आपने जानी है। राना साहब, ये वादा किया था चूँकि जुमे को, तो मैंने कहा कि उस वादे को पूरा भी करना है, लेकिन मार्केट में ख़ुद भी मैंने जाके ये नोटिस किया, आपने भी यकीनी तौर पर देखा होगा, कीमतें नीचे अभी तक नहीं आई हैं। कितने रोज़ लग जाएंगे? 7-8 रोज़। वैसे साकिब साहब ने जुमे को कहा था कि समरात मिलने चाहिए, आपको लगता है 7-8 रोज़ में भी ये समरात आवाम तक आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साकिब साहब ने तो कह दिया ये 7-8 दिन में इसके समरात मिलेंगे, लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है ना 7-8 मिनट में हमें समरात, समरात भी हो गया, खतरात, बिल्कुल ये अच्छा लफ्ज़ है। 7-8 मिनट में हमें खतरात मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए शायद इसलिए कि उस वक्त वो माफिया बहुत मजबूत होता है, माफिया बड़ा तगड़ा होता है, उस माफिया की इतनी गिरफ्त होती है कि वो अभी रेट लिस्ट नहीं आती लेकिन वो सब कुछ महंगा कर देते। और वही माफिया अभी तक इतना मजबूत है कि आज के दिन तक फलों का रेट कंट्रोल नहीं हो सकता, बाकी चीजें तो छोड़ें। लोग ना हमें कहते हैं जी सब्जियां बड़ी सस्ती हैं। आज सुबह गोभी 225 रुपए किलो लेके आया हूं
मैं खुद गया हूँ, मैंने कहा सस्ती चीज़ें सस्ती हो गई होंगी। फल का तो हम बात ही नहीं करते, हमने तो कई दफ़ा दिखा दिया। लोग अब बाकी चीज़ों की बात करते हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं। इवन कहने किराए जिनका अनाउंसमेंट हो गई जी 20%, 25% टीवी पे चल गया जनाब, बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन क्या सस्ता हुआ? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। अगर सस्ता हुआ है कुछ तो वो पेट्रोल हुआ है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी पेट्रोल महंगा होने पर जो चीजें महंगी वो सस्ती नहीं हुई जी। ऐसे ही आज जाके जरा मार्केट में देखें रोटी कितने की है। जो ऐलान किया था मेरी हुकूमत ने उससे बहुत महंगी है, नान भी उससे महंगा है, बाकी चीजें भी उनसे महंगी हैं। चिकन रोजाना 10 से 15 रुपए महंगा हो रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है, महंगा हो रहा है। अंडे की कीमत बढ़ रही है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो बिल्कुल आम सी हैं, जिस पर कोई साइंस नहीं है, जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आर्डर नहीं लेना, जिसके लिए हाई कोर्ट से आर्डर नहीं लेना, जिसके लिए जनाब किसी भी वजीर आला से आर्डर नहीं लेना। कमेटियां बनी हुई है ना, रोजाना हम देखते हैं कोई ना कोई कमेटी बनी होती है, बल्कि कमेटियां डाल दी हुई हैं। अच्छा, डाल दी हुई है कमेटियां जो हमारे पैसों से निकलनी है। कोई चीज सस्ती नहीं हुई। सस्ता, मैं फिर कह रहा हूं, सस्ता इंसान हो गया। इंसान सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया कि एक इंसान की कीमत में शायद 5 किलो गोश्त भी ना मिलता हो। ये मैं आपको जेन्युइन बात कह रहा हूं। इंसान तो इतना सस्ता हो गया, इंसान की तो वैल्यू खत्म हो गई है। 5 किलो जो है ना गोश्त, मटन, वो महंगा है। इंसान सस्ता है क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इसलिए उसे खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, उसे मेडिसिन नहीं मिल रही, उसके बच्चे स्कूल जाने से आजिज हैं, उसकी बीवी इलाज से आजिज है, उसके वालिद को इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं, उसके वालिद के पास, उसके पास नए कपड़े नहीं है, उसके पास कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिससे वो ये कह सके कि आज की रात मेरी बड़ी खुशी से गुजरेगी। क्या बिजली के बिलों में कमी हुई? तो जवाब है नहीं हुई। क्या किसी और चीज में कमी हुई? तो जवाब है नहीं हुई। कैसे होगी? जिस मुल्क के अंदर एमपीएच खड़ा होकर असेंबली में तकरीर करके कहे कि कायद आजम के नोट के साथ मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगा ले। एक मिनट ठहर, मैं रान साहब वो सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने कहा है। नून लीग के जो एमपी हैं अरशद मलिक साहब, वो क्या कह रहे थे आपको? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाए, जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उनका राइट होगा? जी राना साहब वो कह रहे हैं जी कि उनकी खिदमात इतनी हैं कि साथ उनकी तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। वैसे आपके ख्याल में जिस वक्त इन्होंने ये बात की होगी नून लीग की क़यादत की तरफ से, वैसे इनको कहा गया होगा कि ये आपने क्या करके नया टॉपिक शुरू कर दिया? आया किसी जगह? किसी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है? किसी ने इस पर कोई तरदीदी बयान दिया है? किसी ने इनसे बात पुरस की है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानिए पाकिस्तान, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, हम इस पाकिस्तान की सियासत में किसी को उनका सानी समझते ही नहीं, कोई भी उनका सानी नहीं है। तो यहां पर पहले कभी कोई लिख देता है किसी लीडर को, कभी कोई किसी लीडर को, और अब तो नोट में तस्वीर शाये करने की बात हो रही है। यार कोई इंसानियत है? मुझे एक बात है ना, ये कोई पहली दफा हुआ है? मैंने तो इसी असेंबली के अंदर उसकी अल्लामा इकबाल की, हज़रत अल्लामा इकबाल की वफात को जन्मदिन में बदलते हुए लोगों की तकारीर सुनी है। जी जी बिल्कुल। मैंने तो इसी असेंबली के अंदर बड़ी बड़ी ऐसे काम देखे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो यार आप बताएं, जिस मुल्क के अंदर जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी करनी है, और मजे वाली बात पता क्या है, उन्होंने भी बताया 5000 का नोट निकाला है। सर अगर आप एक दफा दोबारा दिखा दे तो आपको ने 5000 का नोट निकाला है। आपके और मेरी जेब में और साकिब के जेब में तो 5000 उसी दिन होता है जब सैलरी आती है, उसके बाद तो 5000 भी इस तरह जाता है जिमें आजकल मौसम जानता है। उन्होंने भी इसीलिए निकाला। उन्होंने कहा बड़े नोट से तस्वीर होनी चाहिए, जगह ज्यादा ना, जगह। उसने 20 का नोट नहीं निकाला, 50 का नहीं निकाला, 100 का नहीं निकाला, 500 का नहीं निकाला, 1000 का नहीं निकाला। तो जिस मुल्क में आप मुझे बताएं ऐसी बातें हो, जिस मुल्क के अंदर गुजरा ये कहें जनाब वीको डाले बड़े तंग करते हैं, और हुकूमत किसकी है? वैसे वो अपने वुज़रा के हवाले से ही कह रहे थे स्पीकर साहब, उन्होंने कहा अपने वुज़रा के हवाले से कहा कि इनको थोड़ा सा सिखाएं इस चीज़ पे। ये वैसे अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। बहुत अच्छी आवाज़ है
किसके खिलाफ आवाज़ उठाई है? अपने लोगों के, अपने वज़रा के। तो जब आपका अगर इतना ही बस नहीं चलता तो जाओ घर जाके बैठो। नहीं, वो आप क्या बात करते हैं? यहाँ पे पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा होता है, हुकूमती वज़रा बाइकाट करके चले जाते हैं। क्या बात करें हम किन से तवक्को रखें, किन के हवाले से कहें कि जनाब ये हमारे जो है ना लीडरान हैं, ये जाएंगे, ये कानून बनाएंगे, ये गुर्बत के हाथमे में रोल अदा करेंगे। मैंने तो साकिब बशीर से कहा था कि करो एसी बंद, जाके यार शोर ही डाल दो। साकिब साहब, एक तो ये महंगाई का जो मामला है, पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतों में कमी आई थी, उसके बाद अभी तक हम ये देख रहे हैं कि समरात अवाम तक नहीं पहुंचे हैं। दूसरा ये जो नोट वाला मामला है, तस्वीर वाला मामला है, इस पर भी कमेंट करना है। यार एक मिनट, यहाँ पे पहले होता था मैंने नोट वहा मेरा मूड बने, उनका था मैंने नोट वहा मैं तस्वीर बनाए। चले जी साकिब साहब। अच्छा हमजा साहब, जो बात कर रहे हैं आप कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आई हैं, महंगाई में कमी नहीं आई, यकीनी तौर पर अगर ये महंगाई फ़ौरन हो जाती है तो उसके में कमी भी आनी चाहिए। मैंने तो वो बात की थी कि जिस तरह हमारा मिजाज है कि 5-4 दिन जो है वो लग जाते हैं कोई ना कोई काम शुरू करते करते, और हुकूमत ने करना हो तो फिर 5 की बजाय 10 भी लग जाते हैं। लेकिन इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास कोई वजह नहीं है कि वो इस हवाले से इक़दामात ना उठाए। अब अगर आपका ये सवाल होगा कि क्या इक़दामात उठाए गए हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। आपने अवाम की आवाज़ जो सुनाई, यकीनी तौर पर अवाम वही बोलती है जिसका वो सामना कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी की भी आप बात करें तो यहाँ पे भी कोई मरबूत आपको इक़दामात नज़र नहीं आते। उसकी एक वजह है, आप अगर रूटीन की आपने एक लिस्ट जारी करनी है जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से, ये सिर्फ मामला किसी फूड की किसी मार्केट के हवाले से नहीं है, ये पूरी मार्केट का मामला है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला है, हर जगह पे चेक एंड बैलेंस के लिए जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको मौजूद होना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर वो चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही। और जब तक कि हुकूमत डंडा लेके इस पूरे निज़ाम के पीछे नहीं होगी, जहाँ पे उन्होंने अपने इक़दामात करने होते हैं या मुखालिफिन को दीवार के साथ लगाना होता है, वहाँ तो हुकूमत के पास पूरे प्लान मौजूद हैं, वो उनको रोक भी लेते हैं, गिरफ्तारियाँ भी, मुकदमे भी, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहां प्योरली, और ये मैं समझता हूं हम जो बात कर रहे हैं ये हुकूमत के हक में जाती है कि आपने अगर 74 और 67 जो पेट्रोल और डीजल जो है वो कम किया है, तो अगर ये प्राइसेस कम होने का डायरेक्ट फ़ायदा आम आदमी को होगा तो उसका एतमाद जो है वो हुकूमत की तरफ ही पॉजिटिव होगा। पूरा तो नहीं एतमाद बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा होगा कि कम से कम हुकूमत ने ये फ़ायदा जो है पहुंचाया है। तो फौरी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि जो प्रोविंशियल सतह पे भी और मरकज़ में भी हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। ये रूटीन का मैटर नहीं है। 28 फरवरी के बाद अगर आपने इमरजेंसी में सारा कुछ किया और कीमतें ऊपर की और उसके बाद जिसका जो मर्जी थी, जो कीमत वो लगाना चाहता था, जिस चीज़ पे उसने लगाई, उसने फिट कर ली, किराए बना दिए, कोई पूछने वाला नहीं था। तो अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि ये सारा फ़ायदा जो है वो आम आदमी तक भी पहुंचे, जो अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं नहीं पहुंचा। बिल्कुल ठीक है। वो ज़रा नोट वाली बात पे भी कमेंट कर दीजिएगा, वो एक तजवीज़ आई है, आपको कैसी लगी? नहीं, नोट वाली बात तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि आपने जो है वो उनको माइक दिया है कि आप बजट पे बात करें, आप बजट में बताएं कि क्या अवाम के लिए या हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं मुस्तकबिल के लिए, एजुकेशन, हेल्थ या दीगर इश्यूज़ पे, उसके लिए माइक दिया है। और उनको याद आ गई हैं मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब। यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ा नाम है, बड़े पॉलिटिशियन हैं, नो डाउट, और पुराने 3 दहाइयाँ, उनकी 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं उनको सियासत में, 3 दफ़ा उनको निकाला भी गया, सब कुछ हुआ, ये हम इस पे जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन इस किस्म की मेरे ख्याल में बात करना जो है वो बिल्कुल, आप ये तो कह सकते हैं कि वो MPA साहब ने ये कहा होगा कि हो सकता है
वैसे तो मेरी बात इतनी नहीं सुनी जाती, तो इस तरह कोई ऐसी मतनाज़ा गुफ्तगू कर दी जाए जिसकी वजह से फिर हर जगह पे मुझे जो है वो डिस्कस किया जाए, और फिर खैर से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कोई सॉलिड किस्म का उसको रिवर्ट करने के लिए कोई बयान नहीं आया कि यार ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, कैसी मतलब मजाक बना दिया है आपने। मतलब मैं समझता हूँ कि उन्होंने बयान ये देकर मजाक बनाया है नवाज शरीफ साहब का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जीबी में जो है ना हुकूमत साजी का अमल भी मुकम्मल हो गया राना साहब, और अचानक ही हो गया और सब कुछ ही हो गया यार, कमाल का बात। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो गए हैं, अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, और अपोजिशन लीडर हैं जी नून लीग से हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, साबिक वज़ीर आला। अब बिला मुकाबला स्पीकर साहब हैं, वो भी पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो है इमरान नदीम साहब, और डिप्टी स्पीकर नून लीग से हैं किफ़ायतुर रहमान साहब। अब अपोजिशन लीडर भी नून लीग का, डिप्टी स्पीकर भी, और शायद गवर्नर वाला मामला भी नून लीग के पास ही जाना है। तो ये कैसे सेटलमेंट हो गई है? IPP भी मान गई है, बिला मुकाबला हो गया सब कुछ। बात बड़ी सिंपल सी है, वो एक मिसाल थी, मैं उसको नहीं देता फिर, क्योंकि 1 मिनट से पहले आप बुरा मन जाते हैं। वो पहला लफ्ज़ नहीं मैं लेता, वनडेरी हो रही मुनमुन अपने कार। ठीक है, बात ये है कैसी अपोजिशन है हुकूमत की हमायत कर रही है, कैसी अपोजिशन है कि आधा आप ले लिया आधा उनको दे दिया, कैसी हुकूमत है कि कह रही है ये मेरी अपोजिशन है। IPP को भी मिलने लगा, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वजारतें मिलने लगी। मेरी खालिद महमूद साहब, मियाँ खालिद साहब से बात हुई, जो जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी, हम बिल्कुल वो वहीं पे है, सारी जोड़ तोड़ भी उन्होंने की है। वो अलीम खान साहब के बड़े करीब तरीन साथियों में शुमार होते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बड़ी मेहनत की। उन्होंने राना नज़ीर साहब ने, शमशान बुहारी साहब ने, मेरी उनसे आज बात हुई तो उन्हें मिलने लगी है। इस वक्त भी वो असेंबली में ही है। बात बड़ी सिंपल सी है, जहाँ पर आप अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, ये वहाँ के जो हारे हुए वो कह रहे हैं, ये वहाँ के बाकी लोग चीज़ें गा रहे हैं। इसी GP में बिलावल साहब की तकरीरें थी बड़े मियाँ साहब के खिलाफ, जी जी, PTI के खिलाफ नहीं थी, फॉर्म 45-47। उसी GP में उन्होंने कहा था कि कराची वाली पोजीशन लेनी है या लाहौर वाली, बिल्कुल ऐसे ही है, यही था ना जी। तो आप मुझे बताएं, यही हाल कौमी वो नेशनल इलेक्शन में पाकिस्तान था, याद बिलावल साहब की तकरीरें आपको याद होगी? जी ऐसे ही, और मुझे इनकी तकरीरें याद होगी। फिर पिछले दिनों कुछ लोगों ने कहा था कि लाहौर के एक हल्के से जहाँ बिलावल साहब थे, अगर बिलावल साहब ने जीते तो जीता दूसरा भी नहीं। ये सारी बातें हुई थी इस मुल्क में ना, जिसे हम कहते थे ना 62-63 या 62 लगती है गलत बयानी पे, वो नहीं अब लगती, वो उस वक्त लगती है जब किसी का दिल चाहेगा। क्या है ये कि आप एक कभी ऐसा दुनिया में हुआ है, ये सेम पता कौन सी पोजीशन हुई है जो पाकिस्तान के अंदर, बस यहाँ पे अपोजिशन लीडर नहीं बने इनके। हाँ जी, वो लेकिन वो कहते यही हैं जहाँ पे भी होते हैं कि अपोजिशन तो हम कर रहे हैं। बढ़िया, ऐसी मॉडल इधर भी ना है कि बजट की मंजूरी में जो शिके हैं उसमें हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी साहब, यही मॉडल इधर ना आ जाए कि अपोजिशन लीडर हमें दे दें, अपोजिशन तो हम कर रहे हैं कौमी असेंबली में। नहीं अभी नहीं आता। अच्छा, ये बात एक दफा चल पड़ी थी, एक दफा वैसे इस पे बहस हुई थी, चल पड़ी, गलियां होयन सोनिया मिर्जा यार फिरे, ਇਹਦਾ ये टाइम आने वाला है, ਇਹਦਾ एडी जल्दी टाइम कोई नहीं आंदा, सबर कर लो। अच्छा साकिब साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी ख्वाहिश है क्योंकि ਤੁਸੀਂ ठंडे कमरे जाके ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि असम्बली ਦੇ ठंडे आ मौजा करके बैठिए, ये काम मुक जाने जे, मैं उसकी वजह बता देता ना। अच्छा, GB का इलेक्शन तो होगी सारी बातचीत, मियाँ खालिद साहब अगर इजी हो गए तो हमारे साथ आ जाएंगे। जी जी, हम रब्ता कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो असेंबली में है। तो मुझे बताया कि अब GB में ये किसको कहेंगे ये बुरा है। चले अगला इलेक्शन आएगा, साकिब साहब अगला इलेक्शन आएगा तो ना पीपल्स पार्टी कह सकेगी नून लीग ने बुरा किया, ना नून लीग कह सकेगी पीपल्स पार्टी ने बुरा किया, ना तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान कह सकेगी। अच्छा, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को हम इसलिए कोई दोष नहीं देते, वो आगे जिस बलबूते पे भी आए, और ये भी जहन में रखें वो तलवार है इनमें से जिसने जहां पे वादा पूरा ना किया जी, तो किसी वक्त भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, और किसी वक्त भी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो उनके साथ मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी जी, जाते छोटा सा एक, जी जी प्लीज़। हमने एक स्टोरी की थी कि गिरफ्तारियों की लिस्टें बनने वाली। हाँ जी, आज ये गिरफ्तारी बाकायदा नामजद हो गई है, गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी। अच्छा, शख्स का नाम है ज़मीर अब्बासी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। अच्छा। ये कराची से इनका तल्लक है, लाहौर से इनकी गिरफ्तारी हुई है जो कहा जा रहा है ना जी।
8.5 अरब का एक प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का, और ये बड़ी तगड़ी सियासी शख्सियात के करीब तरीन थे, बड़ी तगड़ी सियासी शख्सियात के करीब तरीन थे। 8.5 अरब का एक प्रोजेक्ट होता है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है ये। इसमें वो ठेकेदार माफिया से, कंट्रैक्टर माफिया से मिलते हैं। मैंने उनके अड्डा वड्डा चूना ला जाते हैं कि आपकी सोच नहीं, FIR होगी। वर्ल्ड बैंक ने की शिकायत, उस पर तगड़ा काम हुआ। पहली गिरफ्तारी आपको दे रहा हूँ, ज़मीर अब्बासी हैं जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। 8.5 अरब, आप अंदाज़ा लगा लेना हम कितने कितने कर्जों में फंसे हुए हैं। 8.5 अरब का एक प्रोजेक्ट है जिसमें करप्शन है। अब इसके बाद वॉल्ड सिटी आपकी लाहौर में, वॉल्ड सिटी लाहौर में इसकी बारी है। इस पे भी वर्ल्ड बैंक के पैसे लग रहे हैं। अच्छा, इसकी बारी है। एक आर्कियोलॉजी है जी, इसकी बारी है पंजाब। इसके बाद है पंजाब की तगड़े लोग पकड़े जाने हैं जी। ठीक है। और मैंने कहा चूंकि हमने ये खबर दी थी तो इसका आगाज हो गया है। नाम मैंने दे दिया ज़मीर अब्बासी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची। पहला नंबर आ गया है, दूसरा नंबर आना है लाहौर से, तीसरा नंबर आना है, मैं आपको बता देता हूँ, गुजरांवाला से। ठीक है। इसी तरह बाकी शहरों से नंबर आने लगे हैं। करप्शन करने वाले बजट तनख्वाह से मंजूर हो लेंगे तो फिर जाना है। और इसके साथ जो सियासी शख्सियात जुड़ी हुई है ना, वो जो भी सरकारी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, ये भी सब जाने वाले हैं। वेलकम बैक जी। गिलगित बल्तिस्तान में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात तय पा गए हैं। अभी बजट सेशन चल रहा है, बजट के हवाले से क्या मामलात तय पा गए हैं, चीज़ें कुछ पीपल्स पार्टी मनवाने में कामयाब हुई है या नहीं। और दूसरा, एक बिल का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है जो नेशनल असम्बली से होके पास होके चला गया और सेनेट में जाके उसकी पीपल्स पार्टी ने ही निशानदही की है। तो नून लीग ये कह रही है कि पहले ये चीज़ें इल्म में थी, शायद पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब के हवाले से शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने ये बात की है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। रफ़ी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। शैला रज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शैला साहिबा, ये बताइएगा, ये जो बिल का मामला है, ये पॉइंट आउट तो पीपल्स पार्टी ने किया सेनेट में, लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ कुछ यूँ है कि ये तो कौमी असम्बली से जब पास होके गया है उस वक्त नवीद कमर साहब को भी इल्म था, पीपल्स पार्टी को भी इल्म था, उधर आप लोगों की नज़र नहीं पड़ सकी तो ये सेनेट में चला गया, या ख्याल बाद में आया कि इसमें तो बहुत सारे मसाइल हैं, कल को आम आदमी को मुश्किलात होंगी? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि सेनेट में इसे सही नहीं पड़ा गया। अच्छा। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इसको सही तरीके से मैं इसको बता दूँ, 27 आर्टिकल 27 तक पहुँच जाऊँ। आज मैंने स्पेशली नवीद साहब से भी और सबसे इस पर ब्रीफिंग ली थी जी। और मैंने कहा कि क्योंकि मैं छुट्टी पे चली गई थी मुहर्रम की, तो उसमें अच्छा मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे निकाल लें। देखें, जब हम कोई बिल को पढ़ते हैं जी, तो हमें जो है ना वो ख़ास तौर पर उसके वर्डिंग जो है उसको बहुत संजीदगी से लेना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि कहीं शेल लगा हुआ है और कल कहीं क्या लगा हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ 27 का सब आर्टिकल 3। इसमें ये है कि इसमें लफ्ज़ वर्ड जो है वो शैल यूज़ हुआ है कि आपने किसी भी सोसाइटी से या इंडिविजुअल ओनर से अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे ये टावर लगाकर ये काम हो सकता है, तो आपने वर्ड शैल यूज़ हुआ है कि उससे आप उसकी आपको रजामंदी चाहिए। तो उसका तरीक़ा ये होगा कि पूरा एक फॉर्म होगा और फॉर्म उसको दिया जाएगा। अगर वो रज़ामंद होता है तो उससे मामला तय किए जाएंगे, इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी से भी, और उसको एक उसके अलावा उसको लेटर भी भेजा जाएगा। तो अगर वो रज़ामंद हो जाता है और उससे मामला तय हो जाते हैं या हाउसिंग सोसाइटी से मामला तय हो जाते हैं,
तो जब होगा। अगर वो रजामंद नहीं होगा तो एक लेटर भेजा जाएगा उसको, जिसका वो 30 डेज में जवाब देगा। अगर उसने 30 डेज में जवाब नहीं दिया तो फिर भी उससे बात की जाएगी और फिर उसकी रजामंदी ली जाएगी। अच्छा, इसमें तीसरी बात यह है कि अगर कोई किसी ने रजामंदी कर दी है और उसके बाद जो है उससे बात हो गई, सब हो गया, और उसके कुछ अरसे बाद अगर उसने वायलेशन कर दी कि वो जो है, तो उसके ऊपर जुर्माना है। बाकी जो इसकी वायर वगैरह है वो सब अंडरग्राउंड होंगे, किसी के घर के ऊपर से इस तरह से नहीं गुजरेंगे। तो इसको पता नहीं क्यों इस पे इतनी हाइप क्रिएट करी गई, हो जाता है समटाइम। आप इतना बता दें, शैला बहन, आप इतना बता दें, पीपल्स पार्टी इस बिल से मुत्फिक है, सिर्फ इतना बता दें, ठीक है ना? अगर जी कोई बिल्कुल, उन्होंने इसको पूरा पढ़ के, और हाँ बिल्कुल इसको पूरा पढ़ के, और मैंने आज सुबह इसीलिए जो है इसको दोबारा इस पे बात की और मैंने कहा कि आप हमें एक्सप्लेन कर दें। तो फिर मैं शिजा साहिबा के साथ भी बैठी और शिजा के साथ बैठ के भी मैंने इसको लिया, और फिर उसने मुझे इत्तफाक से अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे भेजा है। और ये मैं बिल्कुल इसको कहूँगी 27 के 3rd से इसको पढ़ना शुरू करें तो बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि शेल सीक द अप्रूवल ऑफ द ओनर, टेनेंट और रेलिवेंट प्रॉपर्टी, लैंड और परमिशन फॉर द पर्पस proposed mode of extension through registered mail and courier service। तो जब शेल आ जाए तो मैं ये समझती हूँ कि इसको थोड़ा सा पढ़ ले सब लोग। जी, इंपेरेटिव कमांड हो गया, इसको लॉ में कहते हैं। जिसको उस सोसाइटी से सबसे, हाँ, जो जिसके शायद जिसकी प्रॉपर्टी पे लगाएं, किसी की सोसाइटी के साथ करें, जब भी होगा उनकी रजामंदी से होगा। बिल्कुल ठीक है। वायदा करके कुछ अरसे बाद तोड़ेंगे तो उस पे जो है वो है जी होगा। ठीक है, शफी जान साहब ये बताइएगा कि ये कौमी असम्बली से पास हुआ, क्या पीटीआई ने भी वहाँ पर या अपोजिशन ने भी नहीं पढ़ा इसको कि ये क्या कुछ पास हो गया? आप लोगों को कोई इख्तलाफ है या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कि ये क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूमात है और जिस तरीके का ये बिल जो है पेश किया गया है, ये बड़ी ज्यादती है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप बगैर इजाजत किसी की भी प्रॉपर्टी में आप जो किस किस्म की आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई टावर लगाना चाहते हैं या वहाँ पे कोई आप केबल पास ऑन करना चाहते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी पे अगर आप पास करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी इजाजत के बगैर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये तो इस तरह की बात है जैसे कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि ऑयल एंड गैस की रिजर्व बहुत ज्यादा हैं, और जहाँ पे ऑयल एंड गैस निकलती है तो वो गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी हो जाती है। ये तो एक किस्म का आप उसके साथ मैच कर रहे हैं इस चीज को, क्या आप टावर वहाँ लगा सकते हैं, आप केबल वहाँ गुजार सकते हैं जहाँ पे आपकी मर्जी होगी। कि पीपल्स जो पीटीआई है वो इतनी मजबूत है, इतनी मतलब उनकी तादाद है अपोजिशन में, तो क्या अगर आप फर्ज करें कोई बिल आता है, वहाँ मेजॉरिटी हुकूमत की है, वो पास करवा लेती है, वो या कमेटीज के पास चला जाता है, तो क्या अपोजिशन का ऐसी कानून साजी में पॉइंट आउट करना भी, मतलब आपके अरकान को कम से कम कमेटीज की जहाँ तक बात है, पॉइंट आउट करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर अपोजिशन के। बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहिए। जहाँ तक कमेटीज की बात है तो कमेटीज में तो इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब का हुक्म था कि कमेटीज से दस्तबरदार हो जाएं, इस्तीफे दे दिए जाए, तो कमेटियों में तो हम लोग नहीं बैठ रहे। जहां तक आपने कौमी असम्बली की बात की है तो बेहतर ही कोई एमएनए आपको बता पाएगा, क्योंकि मैं तो एमपीए हूँ, मैं सूबाई हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं यहाँ की चीजें ज्यादा देखता हूँ। ये बेहतर आपको कोई एमएनए बता पाएगा कि किस तरीके से कानून साजी वहाँ पे की गई और तहरीक इंसाफ का इस पे क्या रद्द अमल था हाउस के अंदर। और जहाँ तक ओवरऑल रद्द अमल की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ इस बिल को मुस्तरद करती है। शफी जान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं, जो उन्होंने तकरीर किया, उस पर बहुत सारी जो हैं बातें हो रही हैं। वो उन्होंने शिकवा भी किया कि जो रिहाई की कोशिशें हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, वो मांद पड़ गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो पैकेजेस का ऐलान किया गया है वो इस तरह से नहीं है, बहुत कम पैसे रखे गए हैं, वो तो शायद सदियों में भी पूरे नहीं होंगे। तो वो तो चार्जशीट आपके बजट को ही कर रहे थे, अपनी हुकूमत के बजट को, तो उनसे बात हुई सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट का ताल्लुक है
हमजा साहब ये पहला कंपोज्ड बजट है। आपको खैबर पख्तूनख्वा में कहीं एहतजाज नजर नहीं आ रहा। आपको याद, आप सारी चीजों को कवर करते हैं, आप सारे मेंबरान। आप देखेंगे कि जब भी बजट पेश होता है, पंजाब हो या फेडरल हुकूमत हो या कोई भी सुबह बजट पेश करता है, तो या सरकारी मुलाजमीन होते हैं या इसी किस्म के कुछ हमारे दोस्त होते हैं, वो हमेशा एहतजाज पे होते हैं। आपने पंजाब में भी देखा होगा कि एहतजाज हो रहा था। आपने फेडरल हुकूमत जिस दिन बजट पेश हो रहा था तो आप एम्प्लॉयज को देखा जो उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया। फिर सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। लेकिन वाहिद खैबर पख्तूनख्वा है कि इतना कंपोज बजट मुजम्मिल साहब और अफरीदी साहब के विजन के मुताबिक पेश किया गया है कि यहाँ पे इस वक्त कोई एहतजाज नजर नहीं आ रहा। जहाँ तक एलोकेशन की बात है तो कुछ हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 3 साल पे मबनी है, जो 2 साल का ड्यूरेशन वाले हैं। तो पहले साल उसके लिए एलोकेशन इसलिए कम की गई है कि उसका पेपर वर्क किया जाएगा, उनकी फिजिबिलिटी बनाई जाएगी, और इंशाल्लाह जब अगला साल आएगा या तीसरा साल आएगा तो उसके लिए जो एलोकेशन है वो ज्यादा रखी जाएगी। आप देखेंगे कि ये पहला बजट होगा कि जो जो चीजें इसमें रिफ्लेक्ट हुई हैं वो इम्प्लीमेंट भी होंगी। वैसे शफीजान साहब, मेरे लिए भी ये हैरत वाली बात थी कि अगर केपी में एहतजाज होता तो नज़र सबको आना था, क्योंकि केपी का एहतजाज सबको नज़र आ जाता है। तो ये मुझे बताइएगा कि आपकी एक शर्त है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात, उसके लिए कोई राब्ते हुए? और कल फिर मंगल है, तो क्या कल फिर आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल कल मंगल है और कल अडियाला के सामने तमाम लोग जाएंगे, हमारी तंजीमें वहाँ पे जाएंगी। फिर इसके साथ साथ जहाँ तक मुलाकात की बात थी, बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश थी कि बजट के लिए सीएम अफरीदी साहब की मुलाकात हो इमरान खान साहब से। हमें बजट में उनका इनपुट चाहिए था, उनकी विजन की अक्कासी होनी चाहिए थी। आपने नोट किया होगा कि जब भी इस किस्म के फैसले आते हैं तो बाकी पार्टियां भी हैं, वो भी अपनी लीडरान से कंसल्ट करती है। तो हम भी कंसल्टेशन करना चाहते थे। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी जमा की, लेकिन जो बेंच ने जिसने सुनना था वो बेंच ही टूट गया जी। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके बावजूद हमने एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारे पास दिन बिल्कुल ख़त्म थे और आखिरी दिन हमने बजट पेश किया, और हम ये चाहते थे और अफरीदी साहब की ज़ाती भी ये ख्वाहिश थी कि हम 3 महीनों का बजट पेश करें। लेकिन फिर हमने कानूनी टीम से मशावरत की, कानूनी माहिरीन को बुलाया गया, तो कुछ पेचीदगियाँ आ रही थी और जो हालात हैं तहरीक इंसाफ के लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए फिर ये तमाम तरह सिचुएशन पार्टी के सामने रखी गई। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप 1 साल का बजट पेश करें। हमने 1 साल का बजट पेश कर दिया। अब कटौती की बात है, ये कह रहे हैं कि जी हमें सूबों से पैसे चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 175 अरब रुपए बनता है, और हमने बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टांस इख्तियार किया फ्रॉम डे 1 से कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये अफरीदी साहब अकेले ये फैसला नहीं कर सकते, ना ही पार्टी कर सकती है। तो ये कटौती का जो मामला है, जो फंड की कटौती का मामला है, ये मुलाकात से मशरूत है। खान साहब के सामने सारी सिचुएशन रखी जाएगी। अगर वो इजाजत देते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो इजाजत नहीं देते तो हम किसी सूरत की कटौती नहीं होने देंगे। शैला साहिबा, बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी अग्रीड है जो चीज़ें तजवीज़ की गई हैं हुकूमत की जानिब से, वज़ीर ख़जाना की जानिब से, कि ये ठीक बजट है? क्योंकि बिलावल साहब ने जिस दिन ये बजट पेश होना था उस रोज़ भी कहा कि जी कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन उनको मना लिया गया था। और उस बॉयकॉट का जो बिलावल साहब ने किया था, फिर तकरीर नहीं कर रहे थे, उसका इम्प्रेशन जो गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यकीनन पता भी होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इम्प्रेशन ये था कि जीबी की हुकूमत के लिए बिलावल साहब ने बॉयकॉट किया था। जब जीबी के मामलात हल हो गए, वज़ीर आज़म साहब ने भी उसी शाम में आपको दावत दे दी कि आप जाके हुकूमत बनाए, तो फिर बिलावल साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ात जो थे, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन आम आदमी के लिए, बजट के लिए पीपल्स पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। ये एक इम्प्रेशन है, आप इस पर कॉमेंट कर दीजिए। अच्छा, देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ दोबारा से कि बजट तो बजट है, लेकिन मैं, क्योंकि ये बिल जो है बार बार डिस्कशन में आ रहा है जी, और मैं इसको पूरी अथॉरिटी से कह रही हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की नज़र से गुजरा है। हमारा जो जब हम ये कहते हैं कि हम सपोर्टर हैं, तो उसमें हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो बहुत काम करती है। हद तो ये है कि 2 बिल जो कैबिनेट से पास हो गए थे और हमारे एक सेनेटर साहब के उन्होंने मुझे दिए कि अपने नाम से आप नेशनल असेंबली से पास करा दें। तो जब वो हम दोबारा से वो कमेटी बैठी तो उन्होंने कैबिनेट से पास हुए बिल में सिर्फ ये खामी निकाली कि इसके दरमियान कॉमा होना चाहिए और इसके
बाद एंड होना चाहिए और इसके बाद जो है यहाँ पे ये और आना चाहिए था। ये कैसे पास हुआ? फारूक नाइक साहब ने उसको इस हद तक जाके किया और मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद जो है फिर तो अभी ये बिल भी और ये जो बजट है उसमें अगर आपने देखा होगा तो फाइनेंस पे ब्रीफिंग दी थी आज नवीद कमर साहब ने। हमारी कमेटी पहले दिन ही बन गई थी जब बजट आया था और वो ऑलरेडी बनी भी रहती है। इसमें सलीम मांडवी वाला, शहरी रहमान साहिबा, मुराद अली शाह साहब और नवीद कमर साहब होते हैं और ये सारे लोग इसको देखते हैं। इस बजट में भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को बेहतर किया है, लेकिन बहरहाल हम हुकूमत तो नहीं है ना, हुकूमत अपनी कैबिनेट से पास करा लेती है तो उनकी फिर भी बड़ी बात है कि वो हमसे कहते हैं। अब जो जीबी की बात है आपकी, जी साकिब साहब, जी आपकी जो पार्टी है उसने सेनेट की कमेटी में इसको डेफर करवाया, वहाँ से मंजूर नहीं हुआ। आप और मुस्लिम लीग नून के एक दो रहनुमा थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। जिस ऑब्जेक्शन को मैं बिल की बात कर रहा हूँ जो तरमीमी बिल है उसकी वजह से ये बिल रुक गया और अभी जो है वो इस पर बहुत बड़े पैमाने पर बहस मुबासा चल रहा है। और मुस्लिम जो पीपल्स पार्टी थी उसका भी ये मौक़िफ़ उन्होंने एतराज़ उठाया था। अब आपकी बात सुनने के बाद ऐसे लग रहा है, आप इसको कर दीजिएगा इसके कमेंट, कि पीपल्स पार्टी उस बिल के साथ मुत्तफिक है जो कौमी असम्बली से पास हुआ और उसमें कोई जो है वो अगर मगर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही हम जो समझ रहे हैं ये यही है या मैं आपसे यही कह रही हूँ कि देखें, मैं यही कह रही हूँ कि क्लॉज 27 सब सेक्शन 3 उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही आ रही है कि किसी से भी पूछे बगैर जो है किसी की भी प्रॉपर्टी पे जो है वो टावर लगा दिया जाएगा और तार गुजारे जाएंगे। तार तो इसके अंडरग्राउंड होते हैं। लेकिन हो गया ना, आपने अच्छी बात कर दी कि पीपल्स पार्टी के क्लॉज 27 सब सेक्शन 3 इसको प्लीज फर्स्ट सेंटेंस है, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ कि टू अवेल द राइट ऑफ एक्सेस और यूसेज ऑफ ग्रांटेड अंडर द सब सेक्शन 11 द लाइसेंसी शैल सीक द अप्रूवल ऑफ द ओनर टेनेंट और रेलेवेंट प्रॉपर्टी। साकिब साहब कह रहे थे, आपने तस्दीक भी कर दी कि बिल्कुल आप मुतफिक हैं। शफी जान साहब, आखिरी मेरा सवाल है, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा एनर्जी जाया ना करें, एनर्जी कायम रखें, तो अगर जीबी तो शफीजान साहब तो फिर एनर्जी जो है वो कब यूज होने लगी है? 10 देखिए पहली बात ये है कि सीएम अफरीदी साहब कंप्लीटली तैयार है। जो भी कॉल अचकजई साहब देंगे, अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं या इस्लामाबाद धरने की कॉल देते हैं या व्हाटसोएवर उनकी जो मर्जी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जो डिसीजन पावर है या ये जो इख्तियारात है वो अचकजई साहब को दिए हैं। और बीइंग अ तहरीक इंसाफ मेंबर हमने अपने लीडर के हुक्म को मानना है। हमने तो मैसेज भिजवा दिया था कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस्लामाबाद आने को तैयार हैं। वहां से हमें ये मैसेज मिला कि आप अचकजई साहब से कंसल्ट करें। इसी ज़मन में हमने उनसे मुलाकात भी की और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो भी फैसला होगा वो मैं लूंगा, आप अपनी गवर्नेंस देंगे और दीगर आप मैस मोबिलाइजेशन पे तवज्जो दें और जब मैं कॉल दूंगा तो आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। ये जब कॉल देते हैं, कल देते हैं, 10 दिनों बाद देते हैं, 1 महीने बाद देते हैं, सीएम अफरीदी साहब लाखों अफराद को लीड करते हुए जो भी टारगेट या जो भी लाइमल दिया जाएगा वहां पे पहुंचेंगे। ठीक हो गया जी। मेरे पास वक्त कम है। बहुत शुक्रिया शफी आपका, शैला रजा साहिबा आपका, आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टामर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और वो लेबर पार्टी की क़यादत से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या हालात बन गए हैं और सिचुएशन है क्या। वैसे तो मौसम भी बहुत गर्म है और ये सियासी मौसम भी गर्म होता हुआ हमें बरतानिया में नज़र आ रहा है। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी 92 न्यूज़ लंदन कामरान बुखारी साहब मौजूद है। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब, ये क्या हो रहा है? हम पाकिस्तान में तो देखते थे कि वज़ीर आज़म जो थे, वज़ीर आज़म जो थे, वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते थे। वैसे बरतानिया में भी यही ट्रेंड चल पड़ा, इसकी क्या वजह है? बरतानिया में बिल्कुल वही ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन इसकी जो वजूहत हैं ये मुख्तलिफ हैं। यहाँ लोग अपने आप को एहतसाब के दायरे में तस्वर करते हैं, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। एक्चुअली वज़ीर आज़म कियर स्टामर को इनके लिए मुश्किलात तब शुरू हुई जब 7 मई का जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन थे बरतानिया में, साथ ही वेल्स और स्कॉटलैंड की पार्लिमान के भी इंतखाबात थे,
उन इंतखाबात के जो नताइज थे वो एक जल्जले की सूरत में पेश आए कीयर स्टार्मर के लिए। नाइजल फराज की जो रिफॉर्म यूके पार्टी है उसने एक गैर मामूली जो नशिस्तें हासिल की और बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ जो लेबर पार्टी को। तो लेबर पार्टी के अंदर से लेबर पार्टी की क़यादत पर सवालात उठने शुरू हो गए और मुतालबा किया जा रहा था कीयर स्टार्मर से कि वो लेबर पार्टी की क़यादत से दस्तबरदार हो जाए और किसी अहल शख्स को मौका दें, क्योंकि लेबर पार्टी, और इस चीज़ का इजहार आज खुद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने किया है, वहां भी इसका इजहार उन्होंने किया है। तो जो नताइज थे जो लोकल बॉडीज के और वेल्स और स्कॉटलैंड के, उसके बाद प्रेशर बढ़ता गया और जो आखिरी जो प्रेशर साबित हुआ, जिसको आखिरी कील के तौर पे हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में, वो जो एंडी बर्नम है 19 को, सिर्फ 3 रोज पहले जो लोकल बॉडी माजरत चाहता हूँ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, जो मैनचेस्टर के मेयर हैं एंडी बर्नम, उन्होंने इलेक्शन जीता और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जो यूके की पार्लियामेंट है उसमें बतौर मेंबर अपना हलफ भी उठा लिया है। उनके इलेक्शन जीतने के फौरन बाद जो कीयर स्टार्मर के जो इस्तीफे के जो मुतालबा था वो जोर पकड़ गया और 2 रोज से जो वीकेंड के सैटरडे और संडे इस पर उन्होंने भरपूर मशवरा किया अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बिलाखिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। आज उन्होंने शेड्यूल का ऐलान किया है कि मैं सितंबर को तो उज़मा से रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि प्रोसेस चाहिए होता है, एक टाइम फ्रेम दरकार था। और एंडी बर्नम जो इस वक्त फेवरेट कैंडिडेट है वो भी चाहते थे कि मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए ताकि मैं भी तैयारी कर लूं, ताकि आगे वजारत उज़मा का जो मनसब है वो संभालना है और बरतानिया को जो दरपेश मसाइल हैं उससे बाहर निकालना है। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने एंडी बर्नम ने हलफ उठाया तो साथ ही उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर भी पेश कर दिया, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया। और उनके ऐलान करने के फौरन बाद जो उनके एक और वजारत उज़्मा या लेबर की जो लीडरशिप है उसके जो उम्मीदवार थे, वेस्ट स्ट्रीटिंग जो सबका वजीर सेहत भी थे बरतानिया के, उन्होंने फौरी तौर पर ये ऐलान किया कि मैं दस्तबरदार होता हूँ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर और मैं एंडी बर्नम की जो हमायत का ऐलान करता हूँ। उसके बाद अब हालात ये लग रहे हैं कि सितंबर तो बहुत दूर है, मुमकिन है कि ये तब्दीली जुलाई तक आ जाए और एंडी बर्नम इस वक्त एक मजबूत और फेवरेट उम्मीदवार हैं लेबर पार्टी की क़यादत के और वज़ारत उज़्मा के। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी सियासत पर भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जो बरतानिया की राना साहब सियासत है, बरतानिया हमेशा चाहे वजीर आजम हो या दीगर जो उनके एहलकारान हो, हमेशा वो बरतानिया का फायदा देखते हैं। ये किसी भी ऐसी चीज में वो को हिस्सा नहीं बनते जिससे इनके अपने मुल्क को नुकसान हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मीटिंग्स हैं, जो दीगर पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक के जो रहनुमाओं की या मीटिंग्स होती हैं या जो उनके अपने आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट हैं, कारोबारी इंटरेस्ट हैं या उनकी फैमिलीज हैं, बरतानिया की हुकूमत ने कभी भी बतौर एक सियासी हथियार के तौर पर कभी भी उनको इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब मुझे साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।